हजारों की तादाद में इसलिए वोट दिया लोगों को। आपने 370 का कहा था, इससे पहले आपने ग्रेटर ऑटोनॉमी का कहा था। दिस वाज नॉट ऑटोनॉमी की बात भी की थी ना। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप ग्रेटर ऑटोनॉमी का भी आपने दावा किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की भी दावे किए और फिर भी इलेक्शंस में हिस्सा लिया। पहले कहा कि हम हिस्सा नहीं लेंगे इलेक्शंस में। आप चाहते हैं हम इलेक्शंस छोड़ दें और बीजेपी को एक लोगों को वर्गलाने की कोशिश कहीं ना कहीं। आज रोड मैप की कम साहब, कॉमन सेंस की ज्यादा जरूरत है। वो आपका विजन क्या है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आपके बयानात क्या है सर? कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस है कि दो साइड हैं, या तो बीजेपी है या तो पीएचडी है। किस साइड को जिताओगे? 370 के बाद काफी वक्फा था, जबकि पीएचडी भी बना, पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, मगर उसमें पीपुल्स आता है मगर लोग तो साथ नहीं। व्हाट आर यू सेइंग? पीपल्स अलायंस, दोनों पार्टियां मिलकर अपनी इक्तदार बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से देखेंगे आप? लोगों का ये कहना नहीं है जावेद साहब, आपका ये कहना जरूर होगा। मैं बताती हूँ क्यों। हमेशा आप ये इंटरव्यू में ये आपका कहना और इसमें मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लगातार बड़े बड़े बयान आते हैं और निशाने साधे जाते हैं बाकी रीजनल पार्टीज़ पे। जिस तरीके से आप देखते होंगे कि ये बताया जाता है कि अपनी पार्टी ए टीम है या फिर मुख्तलिफ ऐसी पार्टियाँ हैं जो टीम बी है। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सख्त मौजूद हैं इफ़रा जान, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सवाल आपसे रहेगा, काफ़ी अरसे बाद हमारा इंटरव्यू हो रहा है, आपसे सवाल सीधा रहेगा मैम कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दावे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना है कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। आखिरकार इतनी देर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये बात कैसे याद आई कि एकजुट होना पड़ेगा? क्या इससे पहले वो गुहार नहीं लगा सकते थे मुख्तलिफ पार्टियों से कि आप एकजुट हो जाएं, कश्मीर को बचाना है? तो कश्मीर कौन सी ऐसी परेशानी में जूझ रहा है? देखिए, अगस्त 2019 अगस्त को जो वो वाक़या पेश हुआ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का, उससे पहले जम्मू और कश्मीर में एक अलग सियासत थी, उसके बाद जम्मू और कश्मीर में एक अलग सियासत है। वो जैसे कोई टर्निंग पॉइंट होता है हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। उस टर्निंग पॉइंट पे हम लोगों को साफ साफ तौर पे पता चला कि उससे पहले हम लोग पॉलिटिक्स नॉर्मली करते थे। एनसी वॉज नॉट हैप्पी विद बीजेपी, बीजेपी एनसी के खिलाफ लड़ती थी। हम लोग जैसे हर पॉलिटिकल, आप तेलंगाना जाइए वहाँ भी 2-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हरियाणा जाइए वहाँ भी 2-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वेस्ट बंगाल जाइए वहाँ भी रीजनल 2-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। सो देयर इज़ अ रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स, जो पॉलिटिकल पार्टी डायनामिक्स जो होता है हर स्टेट में। लेकिन 2019 के बाद, अगस्त के बाद एक चीज़ वाज़ह हो गई, एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों को एक चीज़ वाज़ह हो गई। मैं उस टाइम पे कम्प्लीटली एपॉलिटिकल थी, मैं स्टूडेंट थी उस टाइम पे, मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई वास्ता नहीं था। मुझे भी ये चीज़ वाज़ह हो गई कि अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू और कश्मीर में रहेगी उसकी टक्कर बीजेपी से होगी। ये चीज़ एक क्लैरिटी मुझे मिल गई, और ये क्लैरिटी जो सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था वो देख रहे थे। उस हवाले से फारूक साहब ने कहा, ऑफ कोर्स वो इतने बड़े लीडर रहे हैं, पता नहीं कितने साल से पॉलिटिक्स को मॉनिटर करते हैं, शेर कश्मीर की मतलब उनके बेटे हैं, तो वो समझते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स की नस समझते हैं फारूक साहब। एंड ही सेड कि सिचुएशन इज नॉट गुड, दैट इज द रियलिटी, और इस सिचुएशन इज नॉट गुड, देयरफॉर यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हम आपस में वी कैन नॉट एफर्ड। इससे पहले आपको नहीं लगता कि इससे पहले भी ये गुहार अगर लगाई जाती? पहले कब? 370 के बाद काफी वक्फा था, जबकि पीएचडी भी बना, पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, मगर उसमें पीपुल्स आता है मगर लोग तो साथ नहीं। व्हाट आर यू सेइंग? पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, लाइक, माफ कीजिएगा, आपको शायद नॉलेज कंप्लीट नहीं है। पीएचडी जो है वो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से एक दिन पहले बना। तो आप कह रहे हैं आपने एब्रोगेशन के बाद ही क्यों नहीं किया? भाई हम तो मेरा कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो गुहार लगाई, तो लेट मी रिस्पॉन्ड। जो गुहार आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज से नहीं लगाते हो, आप गुहार लगाते हो जब आप काम करते हो, जब आप यकजह आते हो, वो भी गुहार लगाना होता है। गुहार लगाना इनफैक्ट हॉलो भी हो सकता है, लेकिन काम करना हॉलो नहीं है।
हम लोगों ने गुहार एकजुट होने की लगाई एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से एक दिन पहले, जब पीएचडी बना। माना एक बात समझ। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद आपको अभी तक याद नहीं आया भाई एब्रोगेशन की? मुझे लगता है इमीडिएटली कुछ टाइम बाद ही डीडीसी के इलेक्शन हुए। डीडीसी के इलेक्शन में भी पीएचडी ने 7 इलेक्शन लड़ा, आपस में मिलके इलेक्शन लड़ा, तो क्या वो गुहार नहीं थी? और फारूक साहब बार बार वही बात कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं उन्होंने आज क्यों बोला, तब क्यों नहीं बोला? भाई वो तो तब से बोल रहे हैं, तब से तो काम हो रहा है। रोड मैप क्या है? आज रोड मैप की नहीं, ये परसों एक भाई साहब का फरमाना है कि आखिर अगर हम उनके साथ जाएं भी, यानी कि पीएचडी के साथ एकजुट भी हो जाएं, तो रोड मैप क्या है? देखिए, ये एक रिस्पेक्टेड इंसान ने बोला कि व्हाट इज द रोड मैप। आज रोड मैप की कम साहब कॉमन सेंस की ज्यादा जरूरत है। वो आपका विजन क्या है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आपके बयानात क्या है? सर, कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस है कि 2 साइड हैं, या तो बीजेपी है या तो पीएचडी है, किस साइड को जिताओगे? ये कॉमन सेंस है सर। आपका हमेशा दावा होता है, आपका मतलब कहा जाता है कि अपनी पार्टी बी टीम है। मान लीजिए बी टीम है, मगर अपनी पार्टी का भी ये कहना है, फरमाना है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी तो बीजेपी के एक अहम हिस्सा रहे हैं, वो भी तो यूनियन मिनिस्टर रहे। लेट मी रिस्पॉन्ड। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, आज से पहले 20 साल, ये बात जो आप कर रहे हैं आज से पहले 20 साल पुरानी बात है। 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं, उन्होंने उमर साहब को सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना एक मिनिस्टर चुना था। वही अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनके लिए यासीन मलिक कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी वांटेड टू बी लव्ड। वो चाहते थे कि उनसे मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान प्यार करें ताकि वो उनसे वापस प्यार करें। यासीन मलिक उनकी तारीफ करते हैं। हम लोग प्राउडली कहते हैं कि हाँ, हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किया और हम उनके साथ थे, और आज भी हम उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। उन्हीं की वजह से मुजफ्फराबाद रोड खुली। आपको पता है मुजफ्फराबाद रोड किसने खोली? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खोली। आपको याद है कि आपको ये बात पता है कि जो ये कारोबार चल रहा है, लोगों का एलओसी ट्रेड जो चल रहा है, ये एलओसी ट्रेड पूरा जो कंप्लीट फैमिलीज को मिलने नहीं दिया जाता था, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया था। ये सब ब्रेकडाउन किसने खोला? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खोला। कब खोला? उमर साहब की, जब उन्होंने उनको एडवाइस किया कि ये कीजिए, वो कीजिए। ये रोड मैप जो आप देख रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारी मीटिंग्स अलग अलग ग्रुप से भी हुई, जो एक प्रॉपर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत लंबा अरसे तक वो यहाँ के सेपरेटिस्ट ग्रुप से भी बात करने आते थे, उनके साथ भी एक बात करना चाहा। तो आप आज से पहले नहीं, लेट मी नाउ रिस्पॉन्ड। अब इसके सवाल के 2 पार्ट्स हैं। तो आज से पहले 20 साल उमर साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके साथ उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी के कश्मीर विजन को सपोर्ट किया था। दैट इज नॉट सिमिलर टू जो 2019 में हुआ, जो मोदी जी की सरकार ने, आज की बीजेपी की सरकार ने किया। वो अलग चीज है। यहाँ पे एब्रोगेशन किया गया आर्टिकल का, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, हमारी जमीन को, हमारी नौकरियों को, हमारे आज पता नहीं कितने नौजवान जो ये देख रहे होंगे वो बेरोजगार हैं क्योंकि उनकी नौकरियों पे ढोल बजाया गया, हमको लूटा गया एज अ स्टेट। और अब आप कहते हैं कि आप इनको बी टीम क्यों बोलते हैं, ये भी आपका सवाल है। जावेद साहब, मैंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको बी टीम नहीं बोला है। आपको पता है इनको बी टीम किसने बोला है? जब 2018 में, क्योंकि मैं बार बार हिस्ट्री में जाती हूँ क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ें समझना, 2018 में सर म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए थे, एब्रोगेशन के 1 साल पहले, असेंबली नहीं थी। उन इलेक्शनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो इलेक्शंस बॉयकॉट किए। हमने इस वजह से बॉयकॉट किए कि वी वांटेड टू सेंड BJP government a message that this is not how you will treat or how you can treat the people of Jammu and Kashmir. ठीक? BJP के जनरल सेक्रेटरी टॉप 2nd पोस्ट होता है, समझते हैं? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द पार्टी। BJP के जनरल सेक्रेटरी राम माधव जी
दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ते हैं श्रीनगर की। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शंस को बॉयकॉट किया है, अब हम क्या करेंगे, हम एक बीजेपी फ्रंट क्रिएट करेंगे। ये उन्होंने कमरे में नहीं बोला, ये जर्नलिस्टों को बयान दिया गया। मैं चाहती हूँ नवंबर 9, 2018 का आप द हिंदू अखबार पढ़ें। जब ये नया बीजेपी फ्रंट की बात हुई, उन्होंने बीजेपी फ्रंट की मीटिंग्स किसके साथ की? सजाद लोन साहब के साथ की। पब्लिकली उनकी मीटिंग हुई सजाद लोन साहब के साथ, उन्होंने हाथ मिलाए कि ये हमारा फ्रंट है बीजेपी का। उसके बाद जो यहाँ के श्रीनगर के मेयर हैं उनको चुना गया। राम माधव जी ने पब्लिकली ट्विटर पे इनफैक्ट वो ट्वीट भी मेरे पास है, डिक्लेयर किया कि बीजेपी ने या इनको चूज़ किया, वो आज अपनी पार्टी के साथ हैं। तो हमने इनको ए टीम, बी टीम, सी टीम नहीं बोला है। इनको जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने बाज़ाबिता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा है कि ये हमारी बी टीम है, ये हमारा बीजेपी फ्रंट है। तो जाके आप ये सवाल राम माधव जी से पूछिए ना कि आपने ऐसा क्यों बोला, हमको क्यों कटघरे में आप खड़ा करते हैं। अगर आपने ये कहा कि उस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो इलेक्शन जो है उसमें हिस्सा नहीं लिया, तो डीडीसी इलेक्शन में क्या मजबूरी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिस्सा लेना? अगर आप समझेंगे कि ये फारूक साहब ने भी बोला है, और मैं उस टाइम पे आई वॉज नॉट एसोसिएटेड विद नेशनल कॉन्फ्रेंस एट दैट टाइम, मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलती है, ये मेरा निजी पर्सनल ओपिनियन था। फारूक साहब ने कुछ टाइम पहले बोला कि उन इलेक्शनों में हिस्सा ना लेना हमारी गलती थी, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गलती कर सकती है, कोई भी इंसान गलती कर सकता है। गलती इस वजह से थी क्योंकि यहाँ पे इट इज़ बीजेपी वर्सेस द नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान से हट जाती है तो आप बीजेपी को एक इन रोड, व्हाट डू यू गिव अ बीजेपी अ क्लियर पाथ। देखिए सर, मैं इस दरवाजे की, जो ये दरवाज़ा हम देख रहे हैं, मैं इस दरवाजे की वॉचमैन हूँ। वॉचमैन समझते हैं ना आप, चौकीदार हूँ। जब चौकीदार ही सो जाएगा तो चोर तो खुशी खुशी अंदर आएगा। पहेलियां ज़्यादा नहीं बुझाएंगे, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आपका फरमाना है, यानी कि आपने साफ तौर पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलती थी, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलती थी। अब जो पीएचडी बना है, पीएचडी में एक तो पीडीपी है और इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यानी कि एक बड़ी दौरे इक़्तिदार में रह चुकी पार्टीज़ हैं। लोगों का ये फरमाना है और लोगों का ये कहना है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर अपनी इक़्तिदार बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से देखेंगे आप? लोगों का ये कहना नहीं है जावेद साहब, आपका ये कहना ज़रूर होगा। मैं बताती हूँ क्यों। हमेशा आप यही इंटरव्यू में ये आपका कहना और इसमें मतलब लेट मी रिस्पॉन्ड, मैं डेटा पे बात करती हूँ। क्या ये बात लोगों की है या क्या ये बात आपकी है? मेरी किस तरीके से? वही तो मैं जवाब दे रही हूँ ना आपको इस सवाल का। आप बोल रहे हैं कि ये बात जो है ये आपकी नहीं है, ये लोगों की है। मैं कह रही हूँ ये बात आपकी है। मैं बताती हूँ क्यों। जो डीडीसी के इंतखाबात हुए थे उसमें लोगों ने हजारों की तादाद में लाइनों में रह के पीएचडी को वोट। मैं आपको यहाँ पे जवाब देता हूँ। हजारों की तादाद में इसलिए वोट दिया लोगों को, आपने 370 का कहा था, इससे पहले आपने ग्रेटर ऑटोनॉमी का कहा था। दिस इलेक्शन हैपेंड आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370। लोगों को ये चीज पता है कि डीडीसी के पास कोई पावर नहीं है, डीडीसी के पास कोई पावर नहीं है आर्टिकल 370 को वापस लाने का। उस वक्त तो यही कहा गया था। उस टाइम क्या कहा गया था? उस टाइम कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर की आवाम को एक क्लियर आंसर देना है। ऑटोनॉमी की बात भी की थी ना? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप ग्रेटर ऑटोनॉमी का भी आपने दावा किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की भी दावे किए और फिर भी इलेक्शंस में हिस्सा लिया। पहले कहा कि हम हिस्सा नहीं लेंगे इलेक्शंस में। आप चाहते हैं हम इलेक्शंस छोड़ दें और बीजेपी को एक लोगों को वर्गलाने की कोशिश कहीं ना कहीं। इज नॉट गोइंग टू वर्क, यू नो, इफ यू गोइंग टू नॉट अलाउ मी टू स्पीक। आप आधे से ज्यादा खुद बोलेंगे, मुझे बोलेंगे। सवाल को सिर्फ दुरुस्त करना। सवाल की नहीं, आप मुझे दुरुस्त नहीं कीजिए, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। आपका सवाल क्या है, बोलिए। आपका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया जो श्रीनगर में जी बिल्कुल, तो उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस आपने कंटेस्ट किया 370 के बलबूते पे। इससे पहले ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात की तो वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस
ने की, आप बताइए सेल्फ रूल की बात की तो वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। तो आखिरकार इन चीज़ों को अगर मुद्देनजर रखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी वादा यहाँ पे सच्चा नहीं निकला है। आपको शायद ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे। अब आपका सवाल हो गया, अब मुझे 2 मिनट जवाब देने दीजिए, ठीक है। पहली बात, आपने 2018 में इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट किया बिकॉज वी वांटेड टू सेंड अ मैसेज टू द बीजेपी एंड व्हाट हैपेंड, बीजेपी वन, बीजेपी ग्राउंड पे जीत गई। उसके जहां कोई बीजेपी का कोई टट्टू था उन्होंने उसको म्युनिसिपैलिटी का बना दिया, जहां पे कोई इस टाइम पे, और वही लोग सारे मिलके उन्होंने इवेंचुअली अपनी पार्टी बना दी। तो हम लोगों ने जब रास्ता छोड़ दिया तभी तो बीजेपी आगे आई। अगर कोई चाहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से वो करे, माफ कीजिएगा, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे उन्हें पता हो नहीं पता हो, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपका दूसरा सवाल, लेकिन आपके साथ लोग नहीं है, पीएचडी के साथ लोग नहीं है। अगर पीएचडी के साथ लोग नहीं होते तो डीडीसी के इंतखाबात में लोग हजारों की तादाद में पीएचडी को वोट नहीं देते। आपने पीएचडी में बोला कि आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे। कोई भी कॉमन सेंस जिसमें इंसान में होगी उसको पता है कि एक म्युनिसिपैलिटी का जो ऑफिसर है वो पीएचडी को बहाल नहीं कर सकता है, लेकिन दिस विल रिमेन एन आंसर टू द बीजेपी गवर्नमेंट। आंसर होगा बीजेपी गवर्नमेंट को कि यहाँ के जो लोग हैं वो आर्टिकल 370 के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। ये एक आंसर था जम्मू और कश्मीर की आवाम से, जो आंसर यहाँ की असेंबली इंतखाबात में भी होगा। आपका आगे का 370 का विजन क्या है? आगे का आर्टिकल 370 का विजन है जो हमारी असेंबली, मुझे नहीं पता है क्या आपने फॉलो किया है इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 370 जो था ये एक इल्हाक था। इल्हाक का माने होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है दो पार्टीज के बीच था। एक पार्टी है जो इंडियन गवर्नमेंट, एक पार्टी है जम्मू और कश्मीर की अवाम। इंडियन गवर्नमेंट को तो सुना गया आर्टिकल 370 के एब्रोकेशन पे दिन, जम्मू और कश्मीर की अवाम को कभी सुना नहीं गया है। जब यहाँ की असेंबली बनेगी वो एक रेजोल्यूशन, अगर उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह आएगी, हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि यहाँ की अवाम आर्टिकल 370 को बहाल करना चाहती है। वो रेजोल्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएगा, जहां यहाँ की एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जिसे कभी सुना नहीं गया होगा वो सुनी जाएगी। ये है। अब आपका जो विजन है ऑटोनॉमी का, सेल्फ रूल का, पहली बात तो सेल्फ रूल का विजन हमारा नहीं है, वो पीडीपी का है। जो आज सवाल करते हैं आपका ऑटोनॉमी का विजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऑटोनॉमी का विजन खत्म कैसे हो गया। हमने हमेशा कहा कि वी वांट मोर पावर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक। हमने कभी किसी से नहीं कहा आप गन उठाओ आज़ादी मिलेगी। वी नो वो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। हमने कभी किसी से नहीं कहा पत्थर उठाओ हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। अगर ये सवाल आपको जाने तो आपकी दौरे हुकूमत में, लेट मी रिस्पॉन्ड, अगर ये सवाल आपको करना है उनसे कीजिए कि आपके विजन का क्या हुआ, ठीक है ना। हमारा विजन जो था वो कॉन्स्टेंटली बातचीत पे डिपेंडेंट था। हमारा विजन जो है वो कॉन्स्टेंटली है कि आपको स्लोली थ्रू कॉन्स्टेंट अग्रीमेंट्स you will have to push them, the central government, to a point where they grant autonomy status to Jammu and Kashmir. ये autonomy status आपको, मुझे नहीं पता आपको पता है, autonomy status बहुत सारी जगहों पे मिले हुए हैं, इनफैक्ट इंडिया में ही मिले हुए हैं। autonomy councils हैं हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न की बहुत सारी स्टेट्स में। on similar lines we want it to happen and we don't see why it will not happen if we constantly stay at it. सवाल आपसे रहेगा, आपने जिस तरीके से जवाब दिया वो कमेंट बॉक्स में लोग खुद ही उसका जवाब देंगे आपसे। जी, मेरा अल्लाह गवाह है, माफ कीजिएगा सर, जो हम यहाँ पे बोलते हैं कल को मुझे भी कब्र में ही जाना है ना। कब्र में आई विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू माई परवरदिगार, राइट। आई विल हैव टू टेल हिम कि जो मैंने हजारों लोगों से बोला वो सच बोला या झूठ बोला। और जो भी हिस्ट्री जानने वाला इंसान होगा, जिसने थोड़ी बहुत हिस्ट्री को पढ़ा होगा, जिसने थोड़ा बहुत पॉलिटिकली मैच्योर होगा, जो समझ रहा होगा कि पॉलिटिक्स यहाँ की एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, अगस्त 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिक्स का क्या हाल है, समझिए सर, वो लोग समझते हैं, वो लोग जवाब देंगे। सवाल आपसे ये रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कन्वेंशंस होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसे मुनक्कद किए जाते हैं पीर पंजाल में। जम्मू कश्मीर में ख़ास नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ जलसे दिखते नहीं, जम्मू कश्मीर में कन्वेंशंस ख़ास दिखते नहीं। क्या जम्मू कश्मीर की आवाम ने, कश्मीर की आवाम ने ख़ासकर नकार दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस? ये क्या पागल सवाल है यार।
पंजाल के वहाँ उमर साहब जाते हैं, वहाँ जल से वी हैव नॉट गॉन। उमर साहब जो हैं वो जहाँ किसी की ताज़ियत होती है उमर साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। कश्मीर में जहाँ किसी का घर जलता है उमर साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ किसी के दुख में शरीक होना होता है उमर साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जल से पीर पंजाल का हम लोगों ने इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली डिसाइडेड, क्योंकि पीर पंजाल के जो और चिनाब वैली के जो एरियाज़ हैं वो मुझे लगता है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट नेग्लेक्टेड थे, ठीक है ना। वो नेग्लेक्टेड थे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ हद तक, नॉट डिस्टेंस की वजह से क्योंकि मुगल रोड नहीं खुल चुकी है, कांस्टेंट यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट का माहौल रहा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अटेंशन यहाँ की को देना पड़ा। ये पिछले 8 साल में जो बीजेपी की गवर्नमेंट, क्योंकि 8-9 साल हो गए बीजेपी की गवर्नमेंट को, अब यहाँ पे पिछले 9 साल में जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने पीर पंजाल एरिया और चिनाब वैली एरिया को बिल्कुल नकारा, बिल्कुल इग्नोर किया। वहाँ के अस्पतालों की हालत आप देखिए। कोविड में मैंने काम किया, वहाँ के लोगों के पास सिलेंडर तक नहीं था, अस्पताल में डॉक्टर तक नहीं था। ये पिछले 9 साल की में बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया। सो उमर साहब का जो विजन है वो है कि हर किसी को साथ लेके चलना है, और इन एरियाज़ को, जिन एरियाज़ को पीर पंजाल और चिनाब वैली इनको बीजेपी ने इग्नोर किया है पिछले 10 साल से, हम इनको इग्नोर नहीं करेंगे। ये लोग हमारे लोग हैं, ये लोग हमारे। इससे पहले भी आप इससे पहले भी आप पीर पंजाल पिछले 10 साल से पहले भी आपकी हुकूमत भी थी। When we were in power, आप देखिए वहाँ कितना काम हुआ है। इनफैक्ट पिछले 10 साल में आप देखिए वहाँ क्या बर्बादी हुई है। हम लोग, उमर साहब का विजन है कि पीर पंजाल के लोग और चिनाब वैली के लोग जो हैं वो जम्मू और कश्मीर के हमारे लोग हैं, वो हमारे दुख आज महसूस हुआ हमारे आज सर क्या बोल रहे हैं आप? ये आर्टिकल एब्रोगेशन में पहले तो कोविड था, उसके बाद बंद रखा गया, उसके बाद द फर्स्ट आउटरीच वी वेंट वाज टू देम। व्हाई? बिकॉज दे आर आवर पीपल। इन लोगों को पिछले 9 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है, एडमिनिस्ट्रेटिवली इग्नोर किया है, बट दीज आर आवर पीपल। इनफैक्ट मैं आपको याद दिला दूं, मुगल रोड पे जो सबसे ज्यादा जिसने पुश किया मुगल रोड को वो उमर अब्दुल्ला साहब ही थे। सो हम वो नहीं है हाथी के उमर अब्दुल्ला साहब ने ही मुगल रोड को हद से ज्यादा पुश किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मोटराइज्ड व्हीकल उस पर ड्राइव करी थी इवेंचुअली। तो दैट वाज द, तो हम तब से बात करे जा रहे हैं पीर पंजाल और चिनाब वैली के लोगों की, और आज भी बात करते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत अचानक लगती है कि एनसी क्यों कर रही है? नहीं सर, देयर आर पीपल। और कश्मीर की आवाम तो है ही है, कश्मीर की आवाम के लिए तो हम काम करते ही करते हैं यहाँ के लोगों को, क्योंकि और मैं आपको एक बात बता दूं जावेद साहब, जो आर्टिकल 370 के बाद जो असॉल्ट हुआ हमारी ज़मीन पे, हमारे कल्चर पे, हमारी नौकरियों पे, अक्सर जम्मू के कुछ लोगों को लगता था कि ये सिर्फ कश्मीरी हैं जो पागल हो गए हैं आर्टिकल 370 पे। ये कुछ जम्मू के कुछ लोगों को गुमान था। आज जब हमारी ज़मीन जा रही है ना जावेद साहब, तो पहले जम्मू के इंसान की जा रही है। आज जब आप उनकी हालत देखिए जम्मू के लोगों की, आप वहाँ के मार्केट देखिए, आप देखिए वहाँ के लोगों के साथ किया क्या जा रहा है, आप देखिए सैंड माइनिंग माफिया कैसे क्रिएट किया जा रहा है, आप देखिए यहाँ के वहाँ के कंट्रैक्टरों को और यहाँ के कंट्रैक्टरों को कैसे चूसा जा रहा है, क्योंकि कंट्रैक्ट अब रहे नहीं है। आप देखिए पीजी सीट्स का क्या हो रहा है, जो एमबीबीएस की पीजी सीट्स थी। आप उनकी टोल प्लाजा तो लग ही गए हैं। आप देखिए कि वहाँ पे जो अल्कोहल लाइसेंसिंग सिस्टम था उसका क्या हुआ है। तो आज की दौर में जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन से पहले, मैं मानती हूँ थोड़ा सा एक रीजनल टकराव था, और टकराव भी नहीं था, बार बार तौर पे मैं कहूँगी ये बीजेपी के प्रोपेगेंडा से क्रिएट किया जाता था, एक कम्युनल डिवाइड क्रिएट किया जाता था। आज जो भी अक्लमंद इंसान है वो आर्टिकल 370 के साथ है, क्योंकि मजहब से आपका पेट नहीं भरता, मजहब से मेरा पेट नहीं भरेगा। मजहब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमको अपने बच्चे ज़मीन भी बचानी है, हमको नौकरी भी बचानी है। तो ये अब लोगों को, सब जम्मू के लोगों की आवाम को स्पेशली समझना पड़ेगा कि क्या आज हम लोग
कम्युनल डिवाइड पे वोट करेंगे या आज हम लोग अपनी शख्सियत, अपनी ज़मीन और अपने फ्यूचर को बचाने पे डिवाइड करेंगे, पे वोट करेंगे। खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी डॉक्टर इफ़रा जान, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है। मज़ीद इनसे समझने की कोशिश की कि किस तरीके के हालात जो हैं इनकी दौरे हुकूमत में बने थे और किस तरीके के हालात आज जो जिस पार्टी को ए या बी टीम कहा जा रहा है वो इनके बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। आप देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।